वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज हम प्रोडक्शन के इस चैप्टर के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें आज हमें फोर्थ फैक्टर को डिस्कस करना है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर। इससे पहले हमने लैंड, लेबर और कैपिटल इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया, छोटे छोटे बहुत से पॉइंट्स देखे इनके बारे में। और आज हमारा फोकस होगा सबसे पहले एंटरप्रेन्योर को समझने पर। मैंने आपको इसका थोड़ा आइडिया तो पहले भी दिया हुआ है। आपको याद होगा एंटरप्रेन्योर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था। हम जानते हैं एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है द ओनर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस एंटिटी का जो ओनर है उसके लिए कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होता है? वो डायरेक्टली खुद काम नहीं करता, लेकिन उसका मेन रोल होता है वो बाकी सारे रिमेनिंग फैक्टर्स से प्रोडक्शन करवाता है। और ये कोई कम इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि अगर सभी फैक्टर्स अपने अपने नेचर के काम करने लग जाए, अपने अपने तरीके से काम करने लग जाए, तो कॉमन ऑब्जेक्टिव जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है वो अचीव ही नहीं होगा। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, और हम जानते हैं कि सबसे कॉमन ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है प्रॉफिट कमाना, वो अचीव करने के लिए किसी एक पर्सन को सभी फैक्टर्स को गाइड जरूर करना पड़ेगा, सब में कोऑर्डिनेशन जरूर लाना पड़ेगा, और वो रोल होता है एंटरप्रेन्योर का। तो अभी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या है। मेनली हमें ये समझना है, फंक्शन समझने से ही हमें पता चल जाएगा कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शंस देखते हैं एंटरप्रेन्योर के, और तीन मेन फंक्शंस बताए जाते हैं हमेशा एंटरप्रेन्योर के। सबसे फर्स्ट फंक्शन हमें बताया गया है इनिशिएशन ऑफ बिजनेस। तो एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला रोल होता है कि वो बिजनेस को चालू करता है। और बिजनेस को चालू करने के लिए उसे करना क्या पड़ता है? उसे सारे के सारे फैक्टर्स को कोऑर्डिनेट करवाना पड़ता है। सबसे पहले सारे फैक्टर्स को अरेंज करना होता है। वही तो वो पर्सन है, एंटरप्रेन्योर ही तो वो पर्सन है जो कि एक ऐसे पर्सन को ढूंढेगा जो बिजनेस को लैंड सप्लाई करे, एक ऐसे पर्सन को ढूंढेगा जो बिजनेस को लेबर सप्लाई करे, एक ऐसे पर्सन को ढूंढेगा जो बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, एंटरप्रेन्योर सबसे पहले उनके साथ कांटेक्ट करेगा। वो अरेंज करने के बाद वो फिर इन तीनों फैक्टर से काम करवाएगा। इस तरह से वो बिजनेस को चालू करता है, और चालू करने के बाद उसको कंटिन्यू भी रखता है। ऐसे नहीं केवल चालू करके उसने छोड़ दिया, उसके बाद वो उसको कंटिन्यू भी रखता है। क्या लिखा हुआ है? एंटरप्रेन्योर मोबिलाइज करता है सबसे पहले सारे के सारे फैक्टर्स को। मोबिलाइज करता है मतलब जो बिखरे हुए फैक्टर्स हैं, लैंड कोई के पास है, लेबर कोई के पास है, कैपिटल किसी के पास है, उन सब से उन्हें अरेंज करता है, यानी उसको सही जगह पर इकट्ठा करता है। इसके लिए कहा जा रहा है वो मोबिलाइज करता है इन फैक्टर्स को। फिर एक बार उसने मोबिलाइज करके उनको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके फिर वो क्या करेगा? वो इन सब में कोऑर्डिनेशन लाता है। और तीसरी बात, वो साथ में उनको राइट प्रोपोर्शन में कंबाइन करता है, क्योंकि ये डिसीजन भी उसको लेना पड़ता है कि मैं कितना तो लैंड यूज करना है, मुझे कितना लेबर और कितनी कैपिटल यूज करनी है। आपको शायद पता होगा कि जब भी प्रोडक्शन करते हैं तो ये कहा जाता है कि प्रोडक्शन में दो तरह की टेक्निक्स काम में ली जाती है। वन ऑफ द टू टेक्निक्स इज यूज्ड। और वो कौन कौन सी टेक्निक्स होती है? एक को कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, आपने सुना होगा कभी ना कभी इकोनॉमिक्स में। एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। आप समझते होंगे इन दोनों में क्या फर्क है। लेबर इंटेंसिव वो टेक्निक होती है जिसमें प्रोडक्शन करने के लिए लेबर की मात्रा ज्यादा ली जाती है कैपिटल के मुकाबले। और मैंने आपको कई बार पहले भी बोला हुआ है कि व्हेन वी से कैपिटल इन इकोनॉमिक्स, हमारे दिमाग में सबसे पहले एग्जाम्पल उसका आता है मशीन। वैसे इसमें तो बहुत सी चीजें आ जाती है कैपिटल में, लेकिन जो सबसे कॉमन चीज के लिए कैपिटल वर्ड यूज किया जाता है वो कॉमन चीज क्या है? मशीन। मशीन के लिए ही सबसे पहले कैपिटल वर्ड यूज किया जाता है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी है? विच यूजेस मोर ऑफ लेबर देन कैपिटल, जिसमें लेबर से ज्यादा काम किया जाता है मशीनों के मुकाबले। ऑपोज टू इट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होती है विच यूजेस मोर ऑफ कैपिटल मींस मशीन्स देन लेबर। तो सोचिए ये कौन डिसाइड करता है?
कि हमें कैपिटल को ज़्यादा रखना है या लेबर को ज़्यादा रखना है? ये कौन डिसाइड करता है? अपने आप ही तो ये चीज़ें नहीं हो जाती। नहीं, इन सब का डिसीजन लेने वाला कोई तो होता होगा, और वही है एंटरप्रेन्योर। इसीलिए लिखा है एंटरप्रेन्योर कंबाइंस दैम इन द राइट प्रपोर्शन। अच्छा, फिर वो क्या करता है? अब जबकि वो इन तीनों से काम करवा रहा है, उसने किसी को बोला भाई आप लैंड दे दो, किसी को बोला आप लेबर प्रोवाइड करो, मतलब आप यहाँ पे आके हमारे जॉब करो, काम करो, किसी को बोला आप हमें कैपिटल प्रोवाइड करो, बैंक को बोला आप हमें लोन दो। ठीक है, तो जिससे लैंड लेबर कैपिटल मांगा उन्हें पेमेंट भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बाहर की चीज़ें हैं, बाहर से हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिले हैं, तो बाहर वालों को तो हमें पेमेंट देना पड़ेगा ना सबसे पहले। इसलिए एंटरप्रेन्योर अब इन तीनों को पेमेंट देता है, तीनों को पेमेंट देता है। किस किस नाम से वो पेमेंट होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड। तो लैंड के बदले रेंट का पेमेंट किया जाता है। लेबर जिसने हमें दिया, यानी जिसने हमारे यहाँ पे आके मेहनत की, तो मेहनत के बदले उसको वेजेस दी जाती है। और जिसने हमें कैपिटल प्रोवाइड की, तो कैपिटल के बदले उसको इंटरेस्ट दिया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, यहां पर कैपिटल का हमें क्या मतलब समझना है? किसी भी तरह से फंड दिए। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आप मशीन कह रहे थे। सीधी बात है, कोई हमें मशीन तो आके पकड़ाएगा नहीं ना, उसकी जगह कोई हमें क्या करेगा? पैसा दे देगा। जैसे बैंक हमें लोन दे देगा और ये बोलेगा आप इस लोन के पैसे से कुछ भी खरीदो, आप मशीन खरीदना मशीन खरीदो। तो यहां पर हमें यह समझना है कि कोई ने हमें कैपिटल दी, मतलब किसी भी रूप में फंड्स दिए, चाहे मशीन के रूप में दिए, चाहे कोई और रूप में दिए, चाहे कैश के रूप में दिए, हमें क्या दिए? फंड्स दिए। तो फंड के बदले तो फिर हम सामने वाले को क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, अब एक बात और गौर करेंगे यहां पर कि तीनों को, यानी लैंड लेबर कैपिटल, तीनों को जो भी पेमेंट दिया जा रहा है वो फिक्स है। फिक्स है, इंपॉर्टेंट बात है, इट इज फिक्स्ड। रेंट भी फिक्स्ड, वेजेस भी फिक्स्ड, इंटरेस्ट भी फिक्स्ड। मतलब जो लैंड लेबर और कैपिटल, ये तीन फैक्टर्स हैं, ये कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ये तो बाहर के फैक्टर्स है ना, इसलिए ये कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। ये नहीं बोलेंगे चलो यार इस बार तुम्हारा बिजनेस ढंग से नहीं चला, एक काम करो हमें थोड़ी कम वेजेस दे दो, हमें थोड़ा कम रेंट दे दो। नहीं, इन तीनों के पेमेंट्स तो फिक्स हैं। अब आप सोचिए बिजनेस ने कितना कमाया, इस बात से मतलब किसको रहेगा? इस बात की चिंता किसको रहेगी? एंटरप्रेन्योर को। क्योंकि इन तीनों को तो कोई चिंता ही नहीं है ना, लैंड लेबर और कैपिटल को, तो इन तीन फैक्टर्स को तो कोई चिंता ही नहीं है। इन्हें पता है हमें तो फिक्स पेमेंट मिलना ही मिलना है, कोई डाउट ही नहीं है। तो जो बचा खुचा रह जाएगा वो एंटरप्रेन्योर के पास जाएगा इन द नेम ऑफ प्रॉफिट। किसके नाम से जाएगा? प्रॉफिट के नाम से। सोचिए हमारे बिजनेस ने रेवेन्यू कमाया। रेवेन्यू किसको कहते हैं मैं आपको पहले बता दूं। हमारे बिजनेस को रेवेन्यू हुआ। रेवेन्यू का मतलब होता है रिसीट्स फ्रॉम सेल। सेल करने से जो पैसा आता है। जैसे मान लीजिए हमारे बिजनेस ने इस महीने में 50 लाख रुपए का माल बेचा, 50 लाख रुपीज का माल बेचा। सेल कितने की? 50 लाख की। तो उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं, 50 लाख। लेकिन ये जो 50 लाख रुपीज का रेवेन्यू आया, क्या ये पूरा प्रॉफिट है? नहीं ना। इससे सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे लैंड लेबर और कैपिटल को। हम पेमेंट करेंगे रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट का। ठीक है, हम लैंड लेबर कैपिटल को क्या पे करेंगे? रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट। मान लेते हैं इन तीनों का तो पेमेंट फिक्स है। लेट अस से इन तीनों का पेमेंट तो है 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख, फिक्स है इनका। तो बताइए 45 लाख तो हमने इनको ही दे दिया, बचा हुआ जो 5 लाख है वो किसके हिस्से में चला जाएगा? वो मिलेगा एंटरप्रेन्योर को, और इसको ही हम क्या बोल देंगे? प्रॉफिट। ऐसा ही है ना। चलिए दूसरी बात, मान लीजिए अगले महीने जो रेवेन्यू है, वो केवल 40 लाख का हुआ। केवल कितने का हुआ? 40 लाख का हुआ। लेकिन लैंड लेबर और कैपिटल को तो फिक्स पेमेंट मिलने वाला है, कितना? 45 लाख। तो सोचिए उन्हें तो हम फिक्स देंगे ही देंगे 45। तो इस बार बताइए क्या हुआ? एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट के बजाय क्या मिला? लॉस मिला। कितना?
5 लाख रुपए का। कहने का मतलब है बिजनेस के परफॉर्मेंस से मेन चिंता किसको रहती है, उसके बारे में कंसर्न किसको रहती है, एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि बचा खुचा उसके ही जेब में आता है। अब बचा खुचा अगर प्रॉफिट है तो उसकी खुशी की बात है, और अगर वो लॉस है तो वही परेशान भी होगा। समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब बिजनेस की कंप्लीट रिस्क किसके सिर पर होती है, बताइए? रिस्क किसके सिर पर होती है? एंटरप्रेन्योर के सिर पर होती है। बाकी के जो फैक्टर्स हैं उन्हें कोई रिस्क नहीं है, दे डोंट हैव टू फेस एनी रिस्क बिकॉज दे आर एश्योर्ड दैट दे विल गेट सम फिक्स पेमेंट। उन्हें इस बात में कोई तरह का डाउट नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सरप्लस या डेफिसिट अब जो बच जाता है, सरप्लस और डेफिसिट मतलब प्रॉफिट या लॉस, सरप्लस मींस प्रॉफिट, डेफिसिट मतलब लॉस। आफ्टर मीटिंग ऑल दीज फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट्स, ये जितनी भी कॉस्ट है सारे चुकाने के बाद जो बच जाएगा वो किसके पास जाएगा? एंटरप्रेन्योर के पास, और यही उसका रिवॉर्ड होगा। अब सिंपल बात है, अगर कभी बचा हुआ अमाउंट अच्छा खासा है तब तो एंटरप्रेन्योर बड़ा खुश हो लेगा, और अगर नेगेटिव में चला गया यानी लॉस आ गया तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो उसको रिवॉर्ड मिला जिसको हम प्रॉफिट कह रहे हैं, ये उसकी मेहनत और उसके रिस्क लेने के बदले उसको रिवॉर्ड मिला है। क्योंकि सोचिए अगर उसने ये रिस्क नहीं ली होती, वो भी डरपोक नेचर का होता, वो ये सोचने वाला होता यार मेरे को तो फिक्स अमाउंट चाहिए भैया, मैं ये रिस्क नहीं लेने वाला, पता नहीं मेरे को लॉस भी हो जाए प्रॉफिट भी हो जाए, मेरे को ये रिस्क नहीं लेनी। तो अगर वो ये रिस्क नहीं लेता तो उसको इतना बड़ा प्रॉफिट भी नहीं होता। इसीलिए कहते हैं जो जितनी रिस्क लेने के लिए तैयार होता है फिर उसको प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा मिलने की संभावनाएं रहती है। ज़रूरी नहीं हमेशा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन चांस हमेशा बनी रहेगी कि उसे अच्छा खासा प्रॉफिट कभी भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले रिस्क तो ले। ठीक है ना? तो ये सारा काम किसका है? एंटरप्रेन्योर का। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर का सेकंड फंक्शन। एंटरप्रेन्योर का सेकंड फंक्शन है बियरिंग रिस्क और अनसर्टेनिटीज। इसके बारे में हमने अभी बात भी कर ली, लेकिन थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। कोई भी बिजनेस में रिस्क जितने भी तरह की होती है सब किसको बियर करनी होती है? एंटरप्रेन्योर नाम के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। बाकी किसी के सिर पर रिस्क नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आइए एक बार पढ़ते हैं इसको। लिखा है एक्चुअल में जो घटनाएं घट रही है वो प्लानिंग से हमेशा अलग हो सकती है। आप बताइए ये बात सच है ना? सोचिए एंटरप्रेन्योर हमेशा पहले प्लान बनाकर चलता है कि मैं बिजनेस को रन कैसे करूंगा, लेकिन उसने जो प्लान बनाया है, प्लान तो हमेशा फ्यूचर के लिए बनाते हैं, लेकिन फ्यूचर तो किसी को पता ही नहीं होता है, इसलिए जो एक्चुअल में होता है वो उसके प्लान से हमेशा आपको अलग मिलेगा, ज़्यादातर अलग मिलेगा। ठीक है? कारण बताया गया है क्योंकि भाई चेंजेस तो हमेशा होते रहते हैं, चेंजेस तो लाइफ में होते ही रहते हैं, हर दिन क्या, हर मिनट क्या, हर सेकंड बदलाव आते रहते हैं। तो हो सकता है आपने अगले मिनट के लिए कुछ और सोचा था और हो कुछ और गया, तो ये तो रिस्क आपके ऊपर हमेशा रहेगी। तो ये जो रिस्क है ये किसको बियर करनी होती है? एंटरप्रेन्योर को। और यहां पे दो नाम लिए गए हैं, एक है फिनेंशियल रिस्क और एक है टेक्नोलॉजिकल रिस्क। फिनेंशियल रिस्क मतलब मनी से रिलेटेड रिस्क, कहने का मतलब है आपको नुकसान हो सकता है, लॉस आपको कभी भी हो सकते हैं, ये तो हो गई फिनेंशियल रिस्क। और टेक्नोलॉजिकल रिस्क मतलब हर समय हम जानते हैं टेक्नोलॉजी तो अपग्रेड होती ही रहती है, हम ये बोल सकते हैं हर दिन नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स तो एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते ही रहते हैं हर समय। तो ये भी एक रिस्क हमेशा रहती है एंटरप्रेन्योर को कि हो सकता है आज मैं जिसे अच्छी टेक्नोलॉजी मान रहा हूँ थोड़े ही दिनों बाद वो आउटडेट हो जाए और एक नई टेक्नोलॉजी आ जाए, और मैं अगर उस नई टेक्नोलॉजी से अडेप्ट नहीं कर पाया तो मैं पिछड़ जाऊंगा, अभी तो मैं अपने आप को ज़्यादा ही अच्छा मान रहा हूँ। ये सारी रिस्क उसी को हमेशा सताती रहती है। देखिए आगे क्या लिखा है, फोरसीएबल रिस्क। अब क्या होता है, जो रिस्क है उसको भी दो टाइप में हम बांट देते हैं, एक होती है फोरसीएबल रिस्क और एक होती है अनफोरसीएबल रिस्क। देखिए फोरसीएबल का मतलब है जिसे हम पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं, जिसका जैसे आग लग जाना, चोरी हो जाना, डाका डल जाना, इस तरह की रिस्क का तो हर कोई पहले से अंदाजा लगा सकता है। जैसे मान लीजिए हम किसी ऐसे एरिया में हमारा बिजनेस है जहां पर चोरियां अक्सर हुआ करती है, तो हमारे दिमाग में ये बात रहेगी, कभी भी हमारे भी हो सकती है। हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें आग लगने की चांसेस रहती है,
मान लीजिए उसमें कोई इस तरह के केमिकल्स वगैरह का बिजनेस है, या लकड़ियों का बिजनेस है, या कहने का मतलब है कोई सिलेंडर वगैरह का मान लीजिए बिजनेस है, हमें पता है हमारे बिजनेस में फायर की रिस्क हमेशा कुछ ना कुछ रहेगी। ऐसी चीज़ों का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए, जिनका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उनको कहते हैं फोरसीएबल रिस्क, जिनका हम आगे का भी देख सकते हैं। फोरसीएबल मतलब पहले से हम उसके बारे में सोच सकते हैं। और जिन रिस्क को हम पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं उनका तो हम इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। रियल बात है ना। जिनका हम पहले से आइडिया लगा लेते हैं उनका तो हम आज की आज जाके इंश्योरेंस करवा लेते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो यार अब कोई चिंता नहीं है, अगर नुकसान हो भी गया तो हमें संभालने वाली इंश्योरेंस कंपनी बैठी है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं दे कैन बी इंश्योर्ड। इस तरह की रिस्क जो फोरसीएबल होती है वो इंश्योर करवाई जा सकती है। और अगर सोचिए हमने इंश्योरेंस करवा दिया तो हमारी रिस्क तो खत्म हो गई ना। इसीलिए बोला है एंटरप्रेन्योर को वो वाली रिस्क को उठाना नहीं पड़ता है, उसे उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उसने चिंता तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डाल दी। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसी रिस्क होती है जो अनफोर्सिएबल होती है। देखिए नीचे क्या लिखा है, नॉट फोर्सिएबल। कुछ ऐसी रिस्क होती है जिसका आज हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आप बोलेंगे सर इसका कोई एग्जाम्पल, देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कंज्यूमर्स का टेस्ट कभी भी चेंज हो जाए, फैशन कभी भी चेंज हो जाए, इसका हम कैसे कह सकते हैं भाई। लोगों को तो भाई इन्फ्लुएंस करने वाली बहुत सी चीजें होती है। अब हो सकता है अब तक वो लोग मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत पसंद कर रहे थे, कल किसी भी कारण से पब्लिक का टेस्ट ही चेंज हो जाए कोई के भी इन्फ्लुएंस में आकर के, तो इसका तो मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता ना आज। इसी तरह कंपटीशन एकदम से बढ़ जाए, एक नया कॉम्पिटिटर निकल के आ जाए, कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसीज इस तरह से बदल दी अचानक कि मेरा पूरी तरह से नुकसान हो गया, मेरा बिजनेस पूरा डूब गया। ऐसी बहुत सी रिस्क है। अच्छा, गवर्नमेंट कब अपनी पॉलिसीज चेंज कर दे ये तो किसी को भी पता नहीं रहता पहले से। इस तरह की जो रिस्क है दीज आर नॉट फोर्सिएबल, अनफोर्सिएबल। सोचिए क्या हम इनका इंश्योरेंस करवा पाते हैं? क्या ऐसी कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो इन चीज़ों का इंश्योरेंस करती है? नहीं, इन चीज़ों का इंश्योरेंस नहीं हो सकता। इसलिए बताइए ये किनको बियर करनी पड़ेगी हमेशा? ये हमेशा एंटरप्रेन्योर को ही बियर करनी पड़ेगी। और एंटरप्रेन्योर कभी ऐसी रिस्क को लेके निश्चिंत नहीं रह सकता, वो बिल्कुल अपनी कंसर्न्स को ख़त्म नहीं कर सकता। उसको हमेशा इन बातों को लेकर के तो कॉशियस रहना ही पड़ेगा। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसी रिस्क को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम अनसर्टेनिटीज। क्या कहते हैं इनको हम? अनसर्टेनिटीज। देखिए, फोर्सिएबल रिस्क वो तो एंटरप्रेन्योर को बियर ही नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो उसका इंश्योरेंस करवा लेता है, लेकिन जो अनफोर्सिएबल है उसका तो वो इंश्योरेंस कभी करवा ही नहीं सकता, इसलिए उन्हें वो खुद बियर करता है। उनको लेके वो कभी कंफर्म नहीं हो सकता, एश्योर्ड नहीं हो सकता, निश्चिंत नहीं हो सकता, इसलिए वो सब की सब उसके लिए क्या कहलाती है? अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटी को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित, अनिश्चितता। आप सोचिए, हम कभी भी ऐसी चीजों को लेके सर्टेन है क्या? क्या हमें पता है कि ये चीज तो हो ही सकती है और होगी तो इसका ये इलाज है? नहीं, हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि वो चीजें कब हो जाए और किस तरह से हो जाए, इसलिए इन्हें हम कह रहे हैं अनसर्टेनिटी। तो क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं स्टार्टिंग से इस पॉइंट को। अनसर्टेनिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम रिस्क। देखिए हेडिंग क्या थी हमारी? बियरिंग रिस्क और अनसर्टेनिटी, ये हेडिंग थी हमारी। तो हमारे मन में शायद डाउट आ रहा होगा कि रिस्क और अनसर्टेनिटी पे कोई डिफरेंस होता है क्या? तो यहां हमें वो डिफरेंस क्लियर हो रहा है। बोला है अनसर्टेनिटीज अलग होती है रिस्क से। क्यों? बिकॉज दीज कैन नॉट बी इंश्योर्ड, इनका इंश्योरेंस नहीं हो सकता है, एंड देयरफॉर एंटरप्रेन्योर को ही उन्हें बियर करना होता है। ठीक है, तो अभी आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा रिस्क में और अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंस है। जिनका हम इंश्योरेंस करवा पाते हैं उन्हें तो हम केवल रिस्क बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन जिनका हम इंश्योरेंस नहीं करवा पाते, अनफोर्सिएबल वाले, उन्हें फिर हम अनसर्टेनिटी का नाम दे देते हैं। आगे देखते हैं। फ्रैंक नाइट नाम के एक इकोनॉमिस्ट है जिनका ये ओपिनियन है कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटी। देखिए, जो केवल कहे अरे यार मैं तो है ना ऐसी ऐसी रिस्क तो बियर कर लूंगा जिसका इंश्योरेंस हो सकता है,
तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे कि ये तो बड़ा डरपोक है। ऐसी रिस्क तो कोई भी बियर कर लेगा, उसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, अगर किसी में ये दम है कि अरे मैं तो ऐसी भी रिस्क बियर करके बताऊंगा जिसकी कोई गारंटी नहीं है, जिसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, आने दो कंपटीशन को मैं देख लूंगा, आने दो गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज मैं देख लूंगा, जो इस तरह का दम रखेगा एक्चुअल में वो बिजनेसमैन सक्सेसफुल हो पाएगा और उसको रिवॉर्ड मिलेगा प्रॉफिट का। तो इसीलिए फ्रैंक नाइट ने बोला कि प्रॉफिट सच में किस बात का रिवॉर्ड है। वास्तव में प्रॉफिट हमेशा, और अच्छा खासा प्रॉफिट कौन पर्सन कमा पाता है, जो अनसर्टेनिटी बियर करने का दम रखता है, जो केवल रिस्क को, इंश्योरेबल रिस्क को बियर करने का दम रखता है। तो उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो कोई भी बिजनेसमैन रख लेगा, छोटा मोटा भी रख लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम वास्तव में भी देखते हैं जो बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए, सो कॉल्ड जो बिजनेसमैन हैं, हम जानते भी हैं, उनके बहुत फेमस नाम भी है, उनके बारे में बहुत डिस्कशंस भी होते हैं। ऐसे जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, आप अगर उनकी हिस्ट्री खोलेंगे, अगर आप उनकी कहानी पढ़ेंगे, एक्चुअल में जो उनके साथ हुआ है, रियल लाइफ स्टोरीज पढ़ेंगे, आप देखेंगे उन्होंने बहुत सारी अनसर्टेनिटीज को झेला है और बिना डरे झेला है, और इसीलिए वो इतने बड़े बड़े नामी लोग बने हैं। हमें अभी तो उनके नाम सुन करके लगता है कि देखो ये बहुत कमाते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो उनकी हिस्ट्री है ना, वो कंप्लीटली अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। ये रियलिटी है। आप किसी भी एक फेमस पर्सनैलिटी की कहानी जरा देखेंगे ना स्टार्टिंग से, तो आपको हमेशा सब में यही मिलेगा, सब में। तो ये वास्तविक बात है जो फ्रैंक नाइट ने हमें सेंटेंस बताया है, इट इज नॉट रॉन्ग, बिल्कुल सही बात है ये। आगे देखते हैं, लिखा है वाइल नियरली ऑल द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कैन बी डेलीगेटेड टू पेड मैनेजर, लेकिन रिस्क बियरिंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड। डेलीगेट का मतलब शायद आप जानते होंगे, अगर मैं मेरा काम किसी और के हवाले कर देता हूं और किसी ऐसे पर्सन के हवाले कर देता हूं जो रैंक में मेरे से नीचे है, जो मेरे से नीची पोजीशन पर है, तो इसको कहते हैं डेलीगेट करना। क्योंकि सारे काम एक ही पर्सन तो नहीं संभाल सकता, तो कई बार वो क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और के हवाले कर देता है, इसे कहते हैं डेलीगेट करना। तो यहां पर ये लिखा है कि देखिए एक एंटरप्रेन्योर के जिम्मे में बहुत सारे काम होते हैं, ये तो हम जानते हैं। एक एंटरप्रेन्योर अपने बहुत सारे काम किसी और मैनेजर को भी डेलीगेट कर सकता है। वो अपनी कोई जिम्मेवारी किसी और मैनेजर को ट्रांसफर कर सकता है, कोई जिम्मेवारी किसी और के सिर पे डाल सकता है, ठीक है ना। सबको अलग अलग काम बांट सकता है, हर चीज डेलीगेट कर सकता है। लेकिन रिस्क टेकिंग वाला जो काम है ना, वो तो उसको खुद ही के ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई लेने को तैयार भी नहीं होगा। अगर वो किसी मैनेजर को बोले यार रिस्क लेने वाला जो काम है ना वो तुम संभाल लो, तो मैनेजर बोलेगा भाई मैं तो भाग रहा हूं, मेरे को पास तो कोई और भी जॉब है, कहीं और जॉब कर लूंगा मैं, मेरे को तो फिक्स पेमेंट चाहिए, मैं आपके यहाँ पे आया ही इसलिए हूं। तो फाइनली रिस्क टेकिंग वाला काम तो एंटरप्रेन्योर को खुद को अपने सिर पे लेना पड़ेगा। इसीलिए लिखा है, क्या लिखा है कि रिस्क बियरिंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू एनीवन। आप सारी चीजें किसी पेड मैनेजर को डाल सकते हो उसके सिर पर, लेकिन ये काम नहीं। देयरफॉर रिस्क बियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। हमने भी देखी ये सब बातें पढ़ के ये बात तो समझ ली होगी कि एंटरप्रेन्योर का सबसे मुश्किल टास्क जो है वो रिस्क बियरिंग ही है, और इसीलिए उसका ही फिर नाम पूजता भी है। नाम उसका ही क्यों होता है, एंटरप्रेन्योर का ही। आप सोचिए एक बड़ी कंपनी का जो मेन मालिक होता है, जिसने ही उसको बड़ा किया और ऊंचाइयों पर लेके गया, उसका ही इतना नाम क्यों होता है। जबकि उस कंपनी में बहुत सारे मैनेजर्स भी तो बहुत जोरदार वाले होंगे जिनकी वजह से वो कंपनी बड़ी होगी, लेकिन नाम मैनेजर्स का क्यों नहीं हो पाता इतना, एंटरप्रेन्योर का ही क्यों होता है। जैसे हम कहते हैं मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है, फिर नारायण मूर्ति जी है, इन्फोसिस वगैरह के, और भी बहुत सारे नाम हैं, इनका ही नाम क्यों रहा, जबकि इनके ऑर्गेनाइजेशन में पता नहीं कितने हाई प्रोफाइल मैनेजर रहे होंगे, बहुत जबरदस्त दिमाग वाले। और रियलिटी तो यही है कि अब जैसे मान लीजिए हम बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो उनका नाम ज्यादा है, जबकि उनकी स्ट्रेटेजी बनाने वाले तो और भी बहुत से लोग हैं। स्ट्रेटेजी बनाने वाले शायद ज्यादा दिमाग वाले होंगे, लेकिन नाम हमेशा लीडर का ही क्यों होता है, क्योंकि रिस्क तो लीडर ने ही लिए ना, अपने सिर पर जो बर्डन लिया है वो तो उसी ने लिया है। इसलिए जो बर्डन लेता है, जो इनिशिएट करता है, जो लीड करता है, नाम तो उसी का होता है। किसी भी टीम में अगर सक्सेस मिलती भी है मान लीजिए,
तो हमेशा क्रेडिट किसको मिलता है? कैप्टन को ही मिलता है। चाहे कैप्टन पर्सनली परफॉर्म कम भी कर रहा है, लेकिन नाम उसी का होता है, क्योंकि लीड तो वही कर रहा है, सारी जिम्मेवारी तो वही लेके बैठा है, रिस्क तो, सारी टेंशन तो उसी ने अपने सिर पर ले रखी है। समझ रहे? तो इन सब बातों को देखते हुए ये बोला जा रहा है कि रिस्क बियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट काम है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। इनोवेशंस पर चलते हैं, जो कि थर्ड फंक्शन हमें बताया गया है, लास्ट फंक्शन बताया गया है। और अब एक इकोनॉमिस्ट आते हैं, जोसेफ स्कम्पीटर। जोसेफ स्कम्पीटर, उनका ये कहना है कि अरे जाने दो सारे फंक्शंस को, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एक एंटरप्रेन्योर का है इनोवेशन लाते रहना। अभी तक तो हम ये देख रहे थे रिस्क बियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, लेकिन इनका ये कहना है जोसेफ का कि इनोवेशन लाते रहना ये है सबसे इंपॉर्टेंट काम। और अगर हम थोड़ा इसका भी डिस्कशन करेंगे तो हमें फिर ये लगने लग जाएगा कि हाँ यार, वास्तव में इनोवेशन जितना बड़ा फंक्शन तो और कोई सा भी नहीं है। लेकिन हम इतना डिस्कशन अभी करेंगे नहीं इस पर, आप खुद ज़रा सोचेंगे तो आपको भी फील होएगा कि इनोवेशन भी कोई कम फंक्शन नहीं है। क्योंकि एक बिजनेसमैन अगर पुराने चाल में चलता रहेगा, पुराने तरीकों से चलता रहेगा, तो उसको सोसाइटी कब का ही पीछे छोड़ देगी। क्योंकि कंपटीशन तो हर समय बढ़ता रहता है, नए नए कॉम्पिटिटर्स आकर के अगर नए नए आइडियाज ले आएंगे, तो वो जो बिजनेसमैन अपने आप पे ज़्यादा प्राउड कर रहा था, वो तो कब का ही पिछड़ जाएगा। तो एक बिजनेसमैन को अगर रेस में बने रहना होता है, तो उसको इनोवेशंस भी ज़रूर लानी ही पड़ती है। सही बात है ना? इनोवेशन आप समझते हैं ना? इनोवेशन मतलब कुछ ना कुछ न्यूनेस, कुछ ना कुछ नयापन लाना पड़ेगा। चाहे आप अपने प्रोडक्ट्स में नयापन लाओ, चाहे आप अपने काम करने के तरीके में नयापन लाओ, चाहे आप टेक्नोलॉजी नई नई लाते रहो, कुछ तो आपको नया करना ही पड़ेगा, तब आप रेस में बने रहोगे। क्योंकि हम जानते हैं पूरी सोसाइटी हमेशा चेंज होती रहती है, तो उसमें अगर हमने चेंजेस नहीं लाए तो कोई मतलब नहीं है। क्या लिखा है? Innovation may yield profits for entrepreneur for a short time, but when it is widely adopted by others, the profit tend to disappear. अब ये जो लाइन है, इसने हमें इनोवेशन का एक लिमिटेशन बता दिया, इसकी एक कमी बता दी। क्या बोला इन्होंने कि देखो सीधी बात है, मान लो मैंने एक नया इनोवेशन लाया, मैंने एक नया तरीका निकाला, एक नई ट्रिक निकाली बिजनेस की, या प्रोडक्शन करने का एक नया प्रोसेस मैंने बनाया जो किसी को नहीं पता। मैंने ही एक नया प्रोसेस इन्वेंट किया है कि यार प्रोडक्शन इस तरीके से किया जाए अब से, और वो बहुत शानदार तरीका है। तो मैंने इनोवेशन किया, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। मैं वास्तव में उससे कई महीनों तक, क्या कई सालों तक मैंने उससे एक्स्ट्रा कमाया, खूब अच्छा कमाया। लेकिन आप जानते हैं कुछ ही समय बाद कोई सा भी आइडिया हो दुनिया का, वो लीक तो होता ही है। वो औरों को भी पता चलेगा, मेरे कॉम्पिटिटर्स को भी पता चलेगा, और जैसे कॉम्पिटिटर्स के को वो पता चलने लग जाएगा, तो धीरे धीरे वो लोग भी उसे फॉलो करेंगे। फिर तो वो चीज़ नई रहेगी नहीं ना, फिर तो वो चीज़ पुरानी हो जाएगी। फिर तो मेरे आइडिया में जो नई बात थी वो तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और फिर उसकी वजह से मैं जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहा था वो भी धीरे धीरे ठंडा पड़ता जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखी है कि जैसे ही दूसरे लोग भी मेरे इनोवेशन को एडॉप्ट करने लग जाएंगे, दूसरों तक भी मेरा आइडिया पहुंचता जाएगा, वैसे वैसे मेरे प्रॉफिट्स धीरे धीरे डिसअपियर होते जाएंगे। अच्छा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं क्या नर्वस होकर बैठ जाऊंगा? नहीं। तो जो अच्छा बिजनेसमैन होगा उसका दिमाग तो हर समय चलता रहेगा ना, वो एक नया इनोवेशन ला देगा। क्योंकि इनोवेशंस की कोई कमी तो है नहीं, ह्यूमन माइंड तो भरा हुआ है बहुत सारी क्रिएटिविटीज से, तो हम कुछ नई चीज क्रिएट कर लेंगे। मतलब ये निकला इनोवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और यही बात इस कंप्यूटर ने बोली है। जरा देखिए आप, कंटिन्यूअसली इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे इनोवेशंस। आप सोचो, एक बार आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, कुछ बड़े आप खुश हो गए, फूले नहीं समा रहे आप खुशी में, इससे नहीं चलेगा। इससे आपको थोड़े समय तो फायदा मिलेगा, लेकिन आपको नए नए इनोवेशंस हर समय लाते रहने पड़ेंगे। इसलिए जोसेफ स्कम्पीटर के अकॉर्डिंग ये भी कोई कम इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। अगर एंटरप्रेन्योर ने ये काम छोड़ दिया तो भी वो फ्लॉप हो जाएगा एकदम। ठीक बात है? चलिए, तो ये हमने 3 फंक्शंस देखे, और इन 3 फंक्शन से हमें अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है और उसके काम कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है,
चलिए इसके आगे अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं नया टॉपिक। हमने अब तक क्या क्या किया, हमने प्रोडक्शन के बारे में समझा स्टार्टिंग में, सबसे पहली क्लास की मैं अगर बात करूं। उसके बाद में तो फिर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही डिटेल में लिया, एक एक करके हमने 4 फैक्टर्स को लिया। और उसके बाद अब हम चलेंगे एक नए टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक कौन सा होगा, तो नया टॉपिक होगा हमारे सामने प्रोडक्शन फंक्शन। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो प्रोडक्शन फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूं थोड़ा सा मैं आपको उसका आइडिया दे दूं। देखिए मैं उसके लिए आपको पहले ये समझा देता हूं कि फंक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं अभी जो आपको टॉपिक बताने वाला हूं वो होगा प्रोडक्शन फंक्शन, लेकिन उसको मैं नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करवाऊंगा प्रॉपर्ली। लेकिन एक बार के लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं इस टॉपिक के बारे में। फंक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई दो चीजों के बीच में आपस में रिलेशन स्टडी करते हैं कि ये दो चीजें आपस में किस तरह रिलेटेड है, तो उसको हम कहते हैं फंक्शन। समझ में आ रहा है आपको? तो जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे तो जरूर हम कोई ना कोई दो चीजों के बीच में रिलेशन की स्टडी करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे एक डिमांड फंक्शन नाम की चीज होती है, डिमांड फंक्शन। और ये जो मैं डिमांड फंक्शन कह रहा हूं ये डिमांड वाले चैप्टर से रिलेटेड होता है। डिमांड फंक्शन का मतलब भी क्या होता है, जब हम दो चीजों के बीच में रिलेशन देख रहे होते हैं। और कौन सी दो चीजें होती है वहां पर, एक तरफ होता है डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे पेन की डिमांड, और दूसरी तरफ होता है उस डिमांड पर असर डालने वाले अलग अलग फैक्टर्स। तो एक तरफ होता है डिमांड, एक तरफ होता है उसके ऊपर असर डालने वाले अलग अलग फैक्टर्स, क्योंकि डिमांड पर असर बहुत सी चीजों का पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं, डिमांड और उस पर असर डालने वाली जो जो भी चीजें हैं उनको आपस में रिलेशन करके पढ़ते हैं, हम उनका रिलेशन आपस में स्टडी करते हैं। तो इसको ही क्या कह देते हैं, डिमांड फंक्शन। उसी तरह प्रोडक्शन फंक्शन में भी हम रिलेशन पढ़ेंगे बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में। तो इस क्लास में तो हम इतना ही देखेंगे। बाकी हाँ मैं ये चाहूंगा आप जरा ये थोड़ा सा सोच कर रखें कि प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी करते समय हम किन दो चीजों की आपस में स्टडी करेंगे, किन दो चीजों का रिलेशन आपस में देखेंगे, ये आप पहले से आइडिया बना के रखिएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्शन फंक्शन वाले टॉपिक को लेंगे डिटेल में। और मैं ये बोलूंगा आगे वाले पूरे के पूरे चैप्टर में, ज्यादातर पार्ट में अब हमें प्रोडक्शन फंक्शन को ही समझना होगा, वो ही अब हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है। और एक तरह से आप ये मान लीजिए कि अब तक तो हमने जो भी पढ़ा, हमने ये जो इतने सारे फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ा, हमने इससे पहले भी प्रोडक्शन के बारे में समझा, हमने यूटिलिटी के 4 अलग अलग फॉर्म्स पढ़े, ये सारा काम हमने एक तरह से बैकग्राउंड वर्क किया है आने वाले टॉपिक के लिए। अब जो आने वाला टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन, एक तरह से अब तक तो हमारी उसके लिए तैयारियां चल रही थी। अब हम वो तैयारियां करने के बाद, अपना बेस बनाने के बाद अब चलेंगे उस मेन टॉपिक के ऊपर, राइट? तो इस क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू।